वेलकम ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के शेष भूआकारों पर, जिनमें एक है पूर्व मैदान और एक है दक्षिण पूर्व पठार। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्वी मैदान पर। पूर्वी मैदान, जब हम भौतिक प्रदेशों को शुरू कर रहे थे तब हमने ये जाना था कि पूर्वी मैदान अरावली के पूर्व में स्थित है और पूर्वी मैदान की जो रचना हुई है, पूर्वी मैदान की रचना हुई है चंबल और बनास और अन्य जो बाणगंगा गंभीर नदियां हैं और माही नदी है, उनके द्वारा लाई गई रेत के जमाव से और उनके कटाव से, नदियों के कटाव से उस मैदान की रचना हुई है। एक बार हम देख लेते हैं इस मैदान को हमारे मैप में। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में पूर्वी मैदान है। ठीक है, और थार का मरुस्थल से पूर्वी मैदान को अलग करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर ही है और थार के मरुस्थल को अरावली से भी अलग करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर ही है। ये दोनों कॉमन है, ध्यान रखना। अब पूर्वी मैदान की रचना हुई है माही नदी तंत्र से, पूर्वी मैदान की रचना हुई है चंबल नदी तंत्र से। ठीक है, पूर्वी मैदान की रचना हुई है बनास नदी तंत्र से। तो मुख्य 3 नदियों का तंत्र इस पूर्वी मैदान की रचना करता है। ये राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान है। राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास भी यहीं है। राजस्थान की करीब 39% जनसंख्या इस मैदान में निवास करती है, इसलिए जन घनत्व की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा मैदान है। अब इस मैदान के कुछ पोर्शन है। पहला दक्षिण पोर्शन है माही का मैदान। माही का मैदान, इस माही के मैदान की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे चंबल के मैदान की और फिर बनास के मैदान की। ये चंबल का मैदान हो गया यहाँ पे और ये हो गया बनास नदी का मैदान। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले माही नदी के मैदान पर। ये हमारे राजस्थान का दक्षिणी भाग हो गया, जिले बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ पे डूंगरपुर। ठीक है, और दक्षिण उदयपुर। ठीक है, ये मिलकर माही नदी के मैदान की रचना करते हैं। माही नदी के मैदान में हम नदियों को जानते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आप किसी नदी के मैदान को पढ़ते हो या नदी के बेसिन को पढ़ते हो तो उसमें ना केवल मुख्य नदी बल्कि जो सहायक नदियां होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ये माही नदी अममोरू पहाड़ी मध्य प्रदेश मेहद झील से निकलती है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिण उदयपुर में बहते हुए बाहर निकल जाती है राजस्थान से। कौन सी नदी हो गई? यह नदी हो गई माही। ठीक है, अब माही नदी में कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे दक्षिण उदयपुर से एक नदी बहकर आती है जो डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम के निकट आकर विलीन हो जाती है। नदी का नाम सोम, इसको सोम कला भी कहते हैं, बाकी ये सोम है। सोम की एक सहायक नदी होती है, प्रतापगढ़ से निकलती है छोटी सादड़ी से, नदी का नाम जाखम। ठीक है, इसके अलावा सोम माही जाखम मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक अन्य नदी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर गलियाकोट के निकट आकर माही में मिलती है, नदी का नाम अनास। ये जो समस्त नदी तंत्र है ये ही मिलकर माही के मैदान की रचना करता है। अब माही के मैदान के कुछ पार्ट हैं, जैसे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 नदी नालों का समूह है उसे हम कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का जो समूह है 56 की पहाड़ियाँ कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 56 की पहाड़ियाँ नहीं, 56 का मैदान कहलाता है। मैं भी कहाँ घूम रहा हूँ। 56 का मैदान कहलाता है। क्या है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को हटा दो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जब इस नदी के मैदान की बात करते हैं, साथ ही दक्षिण
उदयपुर, दक्षिण उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जब माही नदी के मैदान की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है बागड़ का मैदान। बागड़ का मैदान। अब बागड़ क्या है? बागड़ होती है भाषा, बागड़ी होती है भाषा, या बागड़ी भाषा को हम भीली भाषा भी कहते हैं। तो भीली भाषा बोले जाने के कारण यह प्रदेश बागड़ कहलाता है और माही नदी का यहाँ जो मैदान बनता है उसे बागड़ का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में से छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ में अगर रहे, मतलब आप माही के मैदान को पढ़ना है, ना तो हमें बांसवाड़ा को पढ़ना है ना हमें डूंगरपुर को, केवल प्रतापगढ़ को पढ़ना है, तो हम प्रतापगढ़ में माही नदी के मैदान को कहते हैं कांठल का मैदान। कांठल वास्तव में प्रतापगढ़ का ही नाम है। ओके, अब इस प्रदेश की जो मिट्टी है उसकी बात करते हैं। तो इस प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है वो लाल लोमी मृदा देखने को मिलती है। लाल लोमी मतलब कि चिकनी मिट्टी। और ये प्रदेश जाना जाता है गन्ना उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, विशेषकर साथ ही में चावल उत्पादन के लिए। ओके, ये ध्यान रखना। तो माही के मैदान में 3 विशेषता, कांठल का मैदान प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, और बागड़ का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर और दक्षिणी उदयपुर। ठीक है, ये तो बात हो जाती है हमारे माही के मैदान की। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी का मैदान। चंबल नदी का जो मैदान है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान में जितने भी मैदान हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो चंबल नदी तंत्र, अगर उसमें बनास नदी तंत्र को सम्मिलित करते हैं, वैसे आप जानते हैं ना बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? बनास नदी है चंबल की सहायक नदी। यदि हम बनास को शामिल करते हैं चंबल में तो चंबल जो नदी तंत्र है, चंबल का मैदान सबसे बड़ा होता है, बट बनास का जो मैदान है वो राजस्थान में सबसे बड़ा मैदान है अगर चंबल और बनास को हम अलग अलग करते हैं उस स्थिति में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं चंबल का मैदान। ये हमारी नदी क्षेत्र हो गया। ये दक्षिण पूर्व राजस्थान है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, यहाँ जिले अगर हम लिखें तो यहाँ पे हो गया कोटा, यहाँ पे हो गया बूंदी, यहाँ पे बारां, इधर झालावाड़। ठीक है, यहाँ पे ये भैंसरोडगढ़ वाला पोर्शन है, इधर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राइट, बस ये वाले जो प्रदेश हैं इन्हीं प्रदेशों में चंबल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ, ये चंबल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ इस मैदान की रचना करती है। चंबल के मैदान में जो मुख्य नदियां हैं उनमें चंबल के अतिरिक्त है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध की सहायक नदी आहू, काली सिंध की सहायक नदी आहू। ठीक है, इसके अलावा फिर परवन है काली सिंध की सहायक नदी, पार्वती है चंबल की सहायक नदी। ठीक है, इसके अलावा फिर कुन्नू है अन्य नदियां, तो परवन, पार्वती, कुन्नू। ठीक है, ये मिलकर चंबल के मैदान की रचना करती हैं। अब देखो इस मैदान की खास बात है कि यहाँ पे मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में ज्वालामुखी निर्मित काली मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे मिलती है मध्यम काली कछारी मृदा। कछारी हम जलोढ़ मृदा को ही कहते हैं, मध्यम काली कछारी मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब खास बात क्या है, देखो एक क्वेश्चन आता है जब हम नदियां पढ़ेंगे, चंबल नदी हम पढ़ेंगे तब एक क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में कौन सी नदी है जो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। तो राजस्थान की जो चंबल नदी है ये अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। ठीक है, अब अवनालिका अपर्दन जब ये नदी करती है तो अवनालिका अपर्दन से बीहड़ बन जाते हैं, बीहड़, या बन जाते हैं खड्ड। ठीक है, या इनको कहते हैं कंदरा। ठीक है, बीहड़ क्या होते हैं? उबड़ खाबड़ भूमि, जल के कटाव से जब कहीं गहरे खड्डे निर्मित हो जाते हैं और कहीं ऊंची भूमि रह जाती है तो उबड़ खाबड़ धरातल जो निर्मित होता है उसको बीहड़ कहते हैं। तो चंबल नदी राजस्थान में बीहड़ बनाते हुए बहती है, कोटा से लेके धौलपुर तक करीब 480 किलोमीटर की लंबाई में।
कोटा से धौलपुर तक 480 किलोमीटर की लंबाई में चंबल ने बीहड़ का निर्माण किया है। यहाँ जो बीहड़ बनते हैं उस बीहड़ को डांग कहा जाता है। स्थानीय भाषा में चंबल के बीहड़ क्या कहलाते हैं? डांग कहलाते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है क्योंकि एक तो मध्यम काली मिट्टी है, साथ ही में जलोढ़ मृदा है और चंबल के द्वारा हर वर्ष नवीन मिट्टी यहाँ लेकर आई जाती है, तो ये काफ़ी उपजाऊ प्रदेश है। ये जाना जाता है फ्रूट्स उत्पादन के लिए, फ्रूट्स काफ़ी अच्छा यहाँ उत्पन्न होता है। साथ ही ये जैविक कृषि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अफीम का उत्पादन हो, गन्ने का उत्पादन हो, चावल उत्पादन है, सोयाबीन उत्पादन है, ठीक है। इन उत्पादन के लिए ये प्रदेश काफ़ी फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व पठार, अब देखो जब हम पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन है ना, अगर आप दक्षिण पूर्व पठार पढ़ोगे तब भी तो इन्हीं को पढ़ोगे, क्योंकि कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार है। तो जब इस पठार को आप पढ़ोगे और अब नदी को पढ़ रहे हो तो नदी पठार पर बह रही है। नदी कहाँ बह रही है? पठार पर बह रही है, ठीक है। पठार का अपर्दन करने से जब नदी काफी बार ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। मतलब भाई पठार का अपर्दन हुआ, नदी ने अपर्दन किया, नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरी तो क्या बनाएगी? जलप्रपात। अब जलप्रपात जब बड़े होते हैं तो उनको हम जलप्रपात कहते हैं, लेकिन जब जलप्रपात छोटे होते हैं तो उनको हम शिप्रिका कहते हैं। क्या कहेंगे? शिप्रिका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चंबल नदी तंत्र द्वारा इस पठार में काफ़ी बड़ी संख्या में शिप्रिकाएं निर्मित की जाती हैं। एक प्रसिद्ध जलप्रपात भी है भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में। जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात का क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चूलिया जलप्रपात हमें देखने को मिला और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये जो क्षेत्र है ये पूरा चंबल नदी बेसिन कहलाता है। चंबल नदी बेसिन की खास जो विशेषता है वो मैंने आपको बता दी है, याद रखना। खास विशेषता मैं रिपीट करता हूँ। पहली खास विशेषता, यहाँ पे काली कछारी मृदा मिलती है, मध्यम काली मिलती है। साथ ही ये अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है। अवनालिका अपर्दन की वजह से यहाँ बीहड़, खड्ड और कंदरा का निर्माण हो गया है। ये क्या होते हैं? ये उबड़ खाबड़ धरातल होते हैं जो नदी के अपर्दन से निर्मित होते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में बीहड़ कोटा से धौलपुर तक 480 किलोमीटर की लंबाई में मिलता है। अब पठार को अपर्दित करते हुए ये नदियां बहती हैं तो छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। छोटे छोटे झरनों को हम क्या कहते हैं? शिप्रिका कहते हैं। छोटे छोटे झरनों को क्या कहते हैं? शिप्रिका कहते हैं। तो यहाँ शिप्रिकाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही एक जलप्रपात भी है जो चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, ये काफ़ी प्रसिद्ध है प्रदेश चावल उत्पादन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए, कपास के लिए, सोयाबीन के लिए और अन्य फ्रूट्स उत्पादन के लिए। ये बात हो जाती है हमारे चंबल के मैदान की। चंबल के मैदान के बाद हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी का मैदान। बनास नदी मैदान पर दो क्वेश्चन मान लीजिए आप, सबसे बेहतरीन दो क्वेश्चन हैं। हम उनकी बात करते हैं कि कौन से दो क्वेश्चन इस मैदान के संदर्भ में आते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा चंबल का मैदान। चंबल के मैदान में हम राजसमंद से शुरू करेंगे। राजसमंद में खमनोर की घाटी, राजसमंद खमनोर की घाटी से नदी निकलती है, कौन सी? बनास, ठीक है। बनास, हम नदियों को भी पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हैं तो उन प्राकृतिक संसाधनों में हम राजस्थान की नदियां और राजस्थान की जो प्राकृतिक झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नदियों को हम डिटेल से वहीं जानेंगे, अभी हम सिर्फ मैदान के रूप में हम इसे पढ़ रहे हैं। तो राजसमंद खमनोर की घाटी, खमनोर घाटी से राजसमंद से बनास नदी निकलती है। बनास राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में ये नदी विलीन हो जाती है चंबल में। सवाई माधोपुर में ये नदी विलीन हो जाती है चंबल में।
तो खमनोर घाटी से ये राजसमंद से चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, ये बनास नदी। अब बनास में एक सहायक नदी हमें मिलानी पड़ेगी, उदयपुर से निकलती है गोगुंदा से, उदयपुर में गोगुंदा से निकलती है, नदी का नाम है बेड़च। उद्गम स्थल पर ये आयड़ कहलाती है, लेकिन उदयपुर में इस पर उदय सागर झील बनी है, उदय सागर झील के पश्चात ये बेड़च कहलाती है, और यहाँ से ये आगे बढ़ती है और चित्तौड़ होते हुए भीलवाड़ा के बिंगोद में जाकर बनास में मिल जाती है। बस हमें जो जिले चाहिए थे इस बनास नदी के संदर्भ में, वो सारे जिले हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, बस इस नदी के मैदान को पढ़ते हैं। अब इस नदी के मैदान को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला, ये भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक वाला जो पोर्शन है सवाई माधोपुर तक, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से लेकर, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से लेकर अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर, करौली तक का जो पूरा पोर्शन है, इसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। क्या कहेंगे, मालपुरा करौली का मैदान। कहाँ से, जहाजपुर, भीलवाड़ा, अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में, और टोंक और करौली और सवाई माधोपुर तक का पूरा प्रदेश है बनास का, ये मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इस प्रदेश में बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है और इस प्रदेश को स्थानीय रूप से खेराद की संज्ञा दी जाती है। ये खेराद भी कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भौगोलिक उपनाम है खेराद। खेराद किसे कहते हैं, खेराद हम बनास नदी के उत्तर पूर्वी मैदान को कहते हैं, जो कि बांगर मृदा का क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात आ जाती है इस प्रदेश की। इस प्रदेश की और कोई विशेषता नहीं है। ये प्रदेश कहलाता है मेवाड़ का मैदान। यहाँ पे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है पूरा, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, ये चित्तौड़, ये पूरा क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में हमें बनास के पेटे में जो मृदा देखने को मिलती है, वो मृदा कैसी होती है, वो मृदा होती है भूरी रेतीली जलोढ़। भूरी रेतीली जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। बनास के मैदान में कौन सी मृदा, भूरी रेतीली जलोढ़ मृदा देखने को हमें मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब रेतीली का अर्थ ये नहीं होता कि वो मरुस्थल वाली, रेत होता कंकड़ का आकार। 1 mm से लेकर 1/8 mm तक जो कंकड़ों का आकार होता है उसको हम रेत कहते हैं, ठीक है। तो रेत है। अब भूरी रेतीली मतलब मोटी रेत मिलती है, पर्वतीय क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा। अब ये वाला जो प्रदेश है ये मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ पे सीढ़ीनुमा प्रकार की कृषि भी की जाती है। सीढ़ीनुमा प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। मुख्य खाद्यान्न यहाँ का मक्का है। अब देखो एक खास बात बता दूं, राजसमंद के खमनोर क्षेत्र से निकलकर जब हमारी नदी, कौन सी, बनास नदी, देवगढ़ क्षेत्र में पहुंचती है, देवगढ़ कहाँ, राजसमंद में, देवगढ़ क्षेत्र में पहुंचती है तो उबड़ खाबड़ भूभाग बनाती है, उबड़ खाबड़ भूभाग बनाती है। और इस उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूभाग को, उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूभाग को पीडमांट कहते हैं, पीडमांट। तो आप ये याद रखिए कि पीडमांट का मैदान या पीडमांट का पठार कहाँ है, तो पीडमांट का पठार देवगढ़ राजसमंद में है। देवगढ़ कई हैं, एक देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है, बट ये देवगढ़ राजसमंद वाला है। तो देवगढ़ हमारा जो राजसमंद में है, यहाँ पे ये हमारी जो नदी है जो बनास, ये क्या बनाती है, पीडमांट का पठार बनाती है। पीडमांट क्या होता है, पर्वतों को नदी जब अपर्दित करती है तो उबड़ खाबड़ भूभाग निर्मित होता है। उस उबड़ खाबड़ भूभाग को, पर्वतीय भूभाग को हम क्या कहते हैं, पीडमांट कहते हैं। तो यहाँ पे पीडमांट देखने को मिलता है। बस ये खास बात है हमारे बनास के मैदान की। बनास के मैदान के बाद हमारा एक पोर्शन देखो, ये वाला अभी भी रह रहा है। ये क्या है, उत्तर पूर्वी पोर्शन है। इस पूरे मैदान का उत्तर पूर्वी भाग है और उत्तर पूर्वी भाग जो है ये टेथिस सागर का अवशेष है।
बाकी ये जो भी हमने पढ़ा, बनास का मैदान, चंबल का मैदान, माही का मैदान, ये सभी के सभी गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं और उत्तर पूर्वी जो भाग है ये टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, तो हम इस उत्तर पूर्वी भाग को डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। हमारा जो उत्तर पूर्वी भाग है, इस उत्तर पूर्वी भाग में जो नदियां विशेषतः बहती हैं उनमें एक तो है बाणगंगा, एक है गंभीर, एक है साबी नदी और एक है रूपारेल नदी। तो इन नदियों से निर्मित जो मैदान है उसी को हम उत्तर पूर्वी मैदान कहते हैं। तो हमारे राजस्थान में जो उत्तर पूर्वी मैदान है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी मैदान में हम शुरू करेंगे बाणगंगा नदी से। बैराठ की पहाड़ी जयपुर, बैराठ की पहाड़ी जयपुर से नदी निकलती है, नदी का नाम बाणगंगा, नदी का नाम बाणगंगा। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है, नदी आगे बढ़ती गई और बाणगंगा जयपुर, जयपुर से ये नदी निकलती है दौसा, दौसा से आगे बढ़ती है भरतपुर और आजकल ये भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है। पूर्व में ये जो नदी थी ये यमुना तक जल लेके जाया करती थी, लेकिन आज ये जो नदी है ये कहाँ लुप्त हो जाती है, भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो अंतः प्रवाह का उदाहरण बनी हुई है वर्तमान में ये नदी। ठीक है, अंतः प्रवाह का उदाहरण बनी हुई है। ठीक है, अब गंभीर नदी को निकालते हैं। गंभीर नदी देखो, एक तो होती है गंभीरी, गंभीरी तो है बेड़च की सहायक, ये है गंभीर। ये गंभीर निकलती है करौली से, करौली से सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर से भरतपुर की बयाना तहसील में बहती है, बयाना, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से बयाना, बयाना से धौलपुर निकलती है और धौलपुर से यूपी चली जाती है, उत्तर प्रदेश। तो ये जो नदी है इस नदी को कहते हैं गंभीर, ये जो नदी है ये बाणगंगा। अब कुछ नदियां जैसे साबी नदी, साबी नदी, ये जो साबी नदी है हमारी, ये साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यहाँ से अलवर बढ़ती है और अलवर से हरियाणा चली जाती है। ठीक है, अलवर से हरियाणा। अब अलवर के कुछ स्थान हैं जैसे बानसूर, बहरोड, मुंडावर, तिजारा क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ बहती है और इस क्षेत्र में ये साबी नदी काफ़ी फेमस है कपास उत्पादन के लिए। साबी नदी का ये जो प्रदेश है कपास और तंबाकू उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। अलवर की जो बहरोड तहसील है तंबाकू उत्पादन के लिए खासी फेमस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब साबी नदी के साथ ही अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से नदी निकलती है रूपारेल, रूपारेल। ओके, अब एक बात बताऊं मैं आपको कि साबी नदी और रूपारेल नदी की एक खास बात है। साबी नदी और रूपारेल नदी दोनों की दोनों मुगल काल में बाढ़ आगमन के लिए काफी विख्यात थी। मतलब विख्यात ना कह के उनको कुख्यात कहो, बाढ़ आगमन के लिए कुख्यात थी ये नदियां मुगल काल में। और इसी वजह से साबी नदी को अलवर का शोक कहते हैं, रूपारेल नदी को भरतपुर का शोक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मैदान बना उत्तर पूर्वी मैदान जो कि टेथिस सागर का अवशेष है, यहाँ क्या है, बांगर मिट्टी पाई जाती है और ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए जैसे विशेषकर गेहूं, जौ, बाजरा, ठीक है, इनके उत्पादन के लिए ये प्रदेश काफ़ी फेमस है। और जो भी हमारा पूर्वी मैदान है, चाहे वो बनास का मैदान है, चाहे चंबल का मैदान है, चाहे माही का, उन तीनों मैदानों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व इसी में देखने को मिलता है, उत्तर पूर्वी मैदान में, क्योंकि ये पूरी तरह से समतल भूभाग है। तो सर्वाधिक जो औद्योगिकरण हुआ है राजस्थान का वो भी इसी भूभाग में हुआ है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर कहीं देखने को मिलता है वो भी आपको उत्तर पूर्वी मैदान में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये बात हो जाती है हमारे राजस्थान में पूर्व के मैदान की। पूर्वी मैदान के बाद हमारा एक भूआकार रह जाता है, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब भूआकार जो है वो है हमारा दक्षिण पूर्व पठार। ये दक्षिण पूर्व पठार ध्यान रखना, ये दक्षिण पूर्व पठार विंध्याचल का जो मालवा का पठार है उसी का भाग है। एक डायग्राम में हम इस दक्षिण पूर्व पठार को पढ़ते हैं।
देखो यहाँ पर हमारा धौलपुर, इधर करौली, यहाँ पे सवाई माधोपुर, इधर कोटा, बूंदी, टोंक, बारां, झालावाड़, भैंसरोडगढ़, बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला, प्रतापगढ़, ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अग्रमालवा, ठीक है। देखो ये पूरा जो एरिया अपन ने बनाया है, पूरा एरिया जिलों समेत, ये पूरा का पूरा अरावली पर्वतमाला के मालवा के पठार का एक भाग है, या यूं कहो कि ये मालवा का पठार है। 2 जिलों को हम छोड़ सकते हैं, करौली और धौलपुर को हमें छोड़ना होगा, ठीक है। ये बाकी पूरा सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी में बूंदी बना देता हूँ इसको, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला, भैंसरोडगढ़, प्रतापगढ़, अग्रमालवा, ठीक है। और ये शाहजहाँपुर जो हुआ करता था पहले, अब अग्रमालवा उसकी जगह नीमच वगैरह, ये पूरा प्रदेश, मंदसौर, ठीक है। ये जो पूरा प्रदेश है और मालवा तक, ये पूरा प्रदेश क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। मालवा का पठार कहने का रीजन यहाँ पे एक जनजाति कौन सी? मालव। तो मालव जनजाति के कारण ये जो पूरा प्रदेश है क्या कहलाता है? मालवा का पठार कहलाता है। एक बात। दूसरी बात, इस पठार की जो रचना हुई है वो क्रिटेशियस काल में, हम जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ रहे थे क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से, क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से इस संपूर्ण पठार की रचना हुई है। क्रिटेशियस काल में लावा के जमाव से इस संपूर्ण पठार की रचना हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो हमारा पठार है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लावा का पठार, इस लावा के पठार में लावा अगर जमा होगा तो लावा में लौह तत्व की अधिकता होती है और उसकी वजह से यहाँ निर्मित जो मिट्टी होती है वो काली मृदा होती है, काली मृदा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कौन सा भू आकार ऐसा है जहाँ पे ज्वालामुखी निर्मित मृदा देखने को मिलती है? तो ये वही प्रदेश है, ये वाला दक्षिण पूर्व पठार वो प्रदेश है जहाँ पे हमें ज्वालामुखी निर्मित काली मृदा देखने को मिलती है। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा करौली और धौलपुर, इसको हम पहले देख लेते हैं। करौली और धौलपुर को हम कहते हैं विंध्यन कगार। विंध्यन कगार की खास बात है कि यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। बस विंध्यन कगार यहाँ देखने को मिलता है लाल बलुआ पत्थर, और कुछ भी नहीं विशेषता है इसकी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये वाला जो पठार है इसको हम कहते हैं हाड़ौती या दक्षिण पूर्व पठार, दक्षिण पूर्व पठार। और इस दक्षिण पूर्व पठार में सबसे बड़ा पठार है हाड़ौती का पठार, इसीलिए इसे हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं, हाड़ौती का पठार भी कह देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसको हम कंप्लीट पढ़ते हैं। इसमें कौन सी मुख्य पहाड़ियां हैं और कौन से यहाँ पे मुख्य पठार हैं। तो टोंक में, इस भूभाग में जो मुख्य पहाड़ियाँ आती हैं, टोंक में पहाड़ियाँ आती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। टोंक में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? राजमहल। टोंक में कौन सी पहाड़ियाँ? राजमहल। बूंदी में दोहरी पहाड़ियाँ हैं। बूंदी शहर को घेरे हुए करीब 96 किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन वो दोहरी हैं। दोहरी है ना, दोहरी मतलब डबल हो रखी हैं, तो वो डबल पहाड़ियाँ हैं इस तरह से, तो वो दोहरी पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है सतूर श्रेणी, है ना। सतूर जो कि बूंदी में ही है, इस बूंदी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। बूंदी की इन दोहरी पहाड़ियों को आड्डावला की संज्ञा दी जाती है, आड्डावला। ये ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है, अरावली का भाग नहीं है। मालवा का पठार, ये पूरा जो पोर्शन पढ़ रहे हैं ये मालवा के पठार का भाग है, और मालवा का पठार भाग है विंध्याचल पर्वतमाला का। अगर को आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में विंध्याचल के अलावा और अरावली के अलावा और कौन सी पर्वतमाला है, तो
आपको आंसर देना है विंध्याचल। राजस्थान में अरावली के अतिरिक्त एक और पर्वतमाला है विंध्याचल, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो बूंदी हो गया। इसके अलावा कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़ में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को हम कहते हैं मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहते हैं। और मुकुंदरा हिल्स का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है चंदवाड़ी, चंदवाड़ी करीब 517 मीटर की हाइट है इस चंदवाड़ी की, जो कि इस पूरे दक्षिण पूर्व पठार का सबसे ऊंचा शिखर भी है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स में है चंदवाड़ी, चंदवाड़ी मुकुंदरा हिल्स का ही नहीं, इस पूरे पठारी भूभाग का सबसे ऊंचा शिखर है। अब 12 में जब हम पहुंचते हैं तो 12 में है रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां हैं। घोड़े की नाल होती है ना, हॉर्स शू, घोड़े के पाँव में जो वो लोहे का लगाते हैं, स्टील का लगाते हैं ना, तो वो हॉर्स शू, तो घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां हैं। घोड़े की नाल के आकार की जो पहाड़ियां हैं वो रामगढ़ में हैं और यहाँ पे यूरेनियम का भंडार भी मिला है, ठीक है। साथ ही इन रामगढ़ क्षेत्र में कभी हमारे यहाँ उल्का पिंड आकर गिरा था, उल्का पिंड आके गिरा था इस क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, और इस उल्का पिंड के आकर गिरने की वजह से यहाँ पे यूरेनियम की रचना हुई है, ये ध्यान रखना। तो घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं, हॉर्स शू टाइप जो पहाड़ियाँ हैं, वो हमें रामगढ़ के 12 में मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मुख्य पठार हैं, पठारों में 12 में एक पठार है, पठार का नाम है शाहबाद का पठार, शाहबाद का पठार। ऐसे ही झालावाड़ में एक पठार है, पठार का नाम है डग गंगधर, डग गंगधर का पठार, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो यहाँ पे भैंसरोडगढ़ जो है इधर बिजोलिया, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का जो भूभाग है, इस भूभाग को हम कहते हैं ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना। डग गंगधर का पठार, शाहबाद का पठार, ऊपरमाल का पठार, कोटा बूंदी 12, झालावाड़ में हाड़ौती का पठार, ठीक है, ये भूभाग है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, वो क्वेश्चन ये है कि चंबल नदी इस पठार को अपरदित करते हुए बहती है। पढ़ते हो ना आप, चंबल नदी इस पठार को अपरदित करते हुए बहती है। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली, और इधर ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है विंध्याचल। क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण पूर्व पठार को या विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करने वाली नदी कौन है? तो आप आंसर क्या देंगे? चंबल, ठीक है। इस दक्षिण पूर्व पठार को इस अरावली से या इस विंध्याचल पर्वतमाला को अरावली से अलग करने वाली जो नदी है वो है चंबल, और चंबल नदी इसे एक भ्रंश बनाते हुए अलग करती है। उस भ्रंश को हम कहते हैं महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रखना। ये डीप क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बताए आपके आरएस लेवल के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी डीप तक मैं आपको लेके गया हूँ। फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, महान सीमा भ्रंश अरावली और इस विंध्याचल को अलग करने वाला सीमा भ्रंश कौन सा है? तो महान सीमा भ्रंश। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आप सोल्व कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम जो टॉपिक लेंगे वो राजस्थान से ही संबंधित होगा, और कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।